गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस लेक्चर में ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना सीखते हैं। रेफर टू वन साइड, आइदर टू प्राइमरी साइड और टू सेकेंडरी साइड। ये कैलकुलेट करना तो बड़ा ही आसान है कि इम्पीडेंस कैसे रेफर कर लें ट्रांसफार्मर का सारा आइदर टू प्राइमरी साइड और टू सेकेंडरी साइड। ये रेफर करना सीखने से पहले एक काम करते हैं, जानते हैं ये रेफर करते क्यों है एक साइड पर। तो देखिए, यह आ गया आपका आइडियल ट्रांसफार्मर। ये इसकी सप्लाई वोल्टेज आ गई, ये यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ E1 बन गया, ये करंट बन गई, यहाँ पे समवट इंड्यूस ईएमएफ इधर भी है। सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्टेड है आपका, कुछ करंट यहाँ भी फ्लो होगी। इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगी आपकी प्राइमरी साइड और सिमिलरली ये आ जाएगा आपका ट्रांसफार्मर की, आइडियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट। ये आ गया इनपुट वोल्टेज Vs या V1, कुछ भी कह लीजिए, इनपुट करंट I1, आ गया आपका सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखिए, मुझे अपने ट्रांसफार्मर का कभी भी I1 की वैल्यू पता करनी होगी तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, Vs की वैल्यू लेके E1 कैलकुलेट करना होगा, देन E2 कैलकुलेट करना होगा, E2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फिर कहीं जाके मुझे मेरा I1 पता चलेगा। मुझे हमारे ट्रांसफार्मर में इनपुट करंट जानने के लिए हमेशा दो सर्किट सॉल्व करने पड़ेंगे। प्राइमरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट्स रेदर बेटर कि हम दो की जगह एक सर्किट सॉल्व करें। अगर हम किसी तरह से इन दोनों सर्किट्स को एक साथ जोड़ दें, कितने सिमिलर हैं तो देख के लगता है शायद जुड़ भी सकते हो। कन्विक्शन आ ही जाता है, बिलीफ आ ही जाता है कि ये दोनों सर्किट्स जुड़ जाएंगे और आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम इन्हें जोड़ भी देंगे। तो यहाँ पे आपकी सप्लाई वोल्टेज हो जाए या आउटपुट वोल्टेज हो जाए तो कैलकुलेशन एक सर्किट और आपकी जो कैलकुलेशन है वो एक ही बार करनी पड़े। तो वुडंट दैट बी बेटर थिंग कि हम दो की जगह एक ही सर्किट बना लें, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो दो बार की जगह एक बार ही करनी पड़े। तो चलिए देखिए, इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, दो का एक सर्किट कैसे बना सकते हैं, बाय रेफरिंग द इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी साइड टू द प्राइमरी साइड और रेफरिंग द प्राइमरी साइड इम्पीडेंस टू द सेकेंडरी साइड। तो ऐसा कर लेंगे तो हमें हमारी दो की जगह एक ही सर्किट बनाना पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं हाउ टू रेफर द इम्पीडेंस ऑफ अ प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड और इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी साइड टू अ प्राइमरी साइड, ताकि एक सर्किट सॉल्व करना पड़े सिर्फ। तो चलिए देखिए, अभी तक हमने ये इक्वेशंस सीखी हैं, उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम हमारा इम्पीडेंस को रेफर करना सीखेंगे। उसका फॉर्मूला क्या बनता है वो देखेंगे। जो पीछे इक्वेशन सॉल्व की हैं, रिड्यूस की हैं, ये वो इक्वेशंस हैं, इन्हीं की हेल्प से हम इम्पीडेंस को रेफर करना सीखेंगे। देखिए, E1 की वैल्यू निकालिए, वो बन गई आपकी कुछ इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर I1 की वैल्यू निकालिए, वो बन जाएगी आपकी कुछ इस तरह से। अभी डिवाइड द बोथ अबव इक्वेशंस, E1 डिवाइडेड बाय I1 की वैल्यू निकालिए तो वो बन जाएगा आपका E2
डिवाइडेड बाय I2 इसे हम कहते हैं Z2 डैश, याद रखा आपका Z2, ये आ गया आपका Z2 डैश सेकेंडरी impedance referred to प्राइमरी साइड, और आपका टोटल इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड क्या बन जाएगा, वो आ जाएगा आपका Z1 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 डैश। ये आ गया आपका टोटल इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड का खुद का इम्पीडेंस और सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस ही रेफर्ड वैल्यू टू द प्राइमरी साइड। टोटल इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड क्या होगा, प्राइमरी साइड का खुद का इम्पीडेंस और सेकेंडरी साइड का जो इम्पीडेंस था उसकी रेफर्ड वैल्यू टू द प्राइमरी साइड, ये वो बन जाएगा आपका टोटल इम्पीडेंस। अब जिस तरह से ये आपका अचीव किया है हमने रिलेशन, सिमिलरली अगर आपको, चलिए नीचे लिख लेते हैं, सिमिलरली आपको आपका इम्पीडेंस रेफर करना होगा सेकेंडरी साइड, तो जो प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस है उसकी कुछ वैल्यू चाहिए होगी कि सेकेंडरी साइड पे क्या वैल्यू बन रही है, तो वो कैलकुलेट होके बन जाएगी आपकी Z1 मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका प्राइमरी इम्पीडेंस referred to secondary side। तो similarly total impedance referred to सेकेंडरी साइड क्या बन जाएगा आपको, प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड और सेकेंडरी साइड का खुद का इम्पीडेंस, ये बन जाएगा आपका टोटल इम्पीडेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम यहाँ तक ये सेकेंडरी इम्पीडेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड की वैल्यू ये वाली निकाली कैसे है, और सिमिलरली प्राइमरी इम्पीडेंस की रेफर्ड वैल्यू टू द सेकेंडरी साइड कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये बार बार एक कन्फ्यूजन रहती है कि N1 बाय N2 से के होल स्क्वायर से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है इम्पीडेंस रेफर करने के लिए, हमेशा भूल जाओगे। जितने फॉर्मूलेस याद करने की कोशिश करोगे उतने ही भूलते चलोगे, तो जितना कुछ समझने की कोशिश करोगे उतना ही भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। समझेंगे तो इट विल बी रैदर ईजियर। तो समझ लेते हैं ये N1 बाय N2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों करना था हमें, तो उसकी डेरिवेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट विल बी लॉट ईजियर। एग्जाम में कभी भी भूल गए मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था, N1 को ऊपर रखना था या N2 को नीचे रखना था, क्या करना था, अगर पता होगा कि इस रिजल्ट पे पहुँचे कैसे, यू कैन ऑलवेज डिराइव द रिजल्ट बैक अगेन व्हेन एवर नीडेड। तो और पहुँचे भी बड़े आसान से, डेरिवेशन में बहुत ही मुश्किल भी नहीं है। ये इक्वेशन याद रहेगी हमेशा, बड़ी रूटीन है, बहुत कॉमन है। ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हो 4 बार पढ़ोगे
तो ये तो इतनी बेसिक इक्वेशन है, ये भूलोगे नहीं। यहीं से बस E1 बाय I1 का रिजल्ट निकालना है। ये आ गया आपका E1 बाय I1, दिस इज योर सेकेंडरी इम्पिडेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड। ये E2 बाय I2 आ गया आपका सेकेंडरी का इम्पिडेंस। E1 बाय I1 को हम कह देंगे Z2 डैश इम्पिडेंस सीन बाय द प्राइमरी साइड। तो इस तरह से हमें ये वाला हमारा रिजल्ट अचीव हो जाएगा। और सिमिलरली आपको Z1 डैश की वैल्यू निकालनी होगी इम्पिडेंस सीन बाय द सेकेंडरी साइड। तो क्या करेंगे हम, E2 बाय I2 की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू Z1 N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा आपका प्राइमरी इम्पिडेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड। ये इक्वेशन यहाँ से कभी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए होगा। चलिए लेक्चर क्लोज करने से पहले एक आध कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की इम्पिडेंस सीन बाय, और देन यहाँ पे हमने इक्वेशन ड्राइव की Z2 डैश इक्वल टू E1 बाय I1 इक्वल टू E2 बाय I2 डॉट N1 बाय N2 का होल स्क्वायर। एक मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ की इम्पिडेंस सीन बाय, और इक्वेशन हमने ये जो ड्राइव की है इसे अगर कोई ध्यान से देखे, कोई बच्चा क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पे लिखा Z2 डैश है, फिर कहा है दैट इज इक्वल टू E1 बाय I1, जबकि Z2 है तो E2 बाय I2 होना चाहिए। E1 बाय I1 को Z2 डैश क्यों लिखा गया है? सिमिलरली हमने इक्वेशन डिराइव की Z1 डैश, उसे लिखा E2 बाय I2 इक्वल टू E1 बाय I1 मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे Z1 डैश था तो 1 था, तो यहाँ पे E1 बाय I1 होना चाहिए, कोई क्वेश्चन कर सकता है, या Z2 होना चाहिए यहाँ पर। E2 बाय I2 है तो यहाँ Z2 होना चाहिए, Z1 डैश क्यों है? तो और इम्पिडेंस सीन बाय का क्या मतलब है? लेक्चर क्लोज करने से पहले ये थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। ये है हमारा सेकेंडरी इम्पिडेंस रेफर्ड और सीन बाय द प्राइमरी साइड, और सिमिलरली ये है हमारा प्राइमरी इम्पिडेंस रेफर्ड और सीन बाय द सेकेंडरी साइड। तो इसे सीन बाय द सेकेंडरी इम्पिडेंस सीन बाय द प्राइमरी साइड और प्राइमरी इम्पिडेंस सीन बाय द सेकेंडरी साइड। ये इम्पिडेंस सीन बाय एक रूटीन टर्मिनोलॉजी रहेगी, ये आगे भी यूज़ होगा इम्पिडेंस सीन बाय काफ़ी जगह पे। तो जिसे तो क्लियर है ये बात, जिसे इस कंसेप्ट की समझ है वो तो लेक्चर क्विट कर सकता है यहाँ पे, वो नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकता है। बट जिन स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजिंग टर्म लगती है इम्पिडेंस सीन बाय, वो यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर समझ लें। और जिन्हें हल्की सी कन्फ्यूजन है इस बारे में कि Z2 डैश को E1 बाय I1 क्यों लिखा गया है और Z1 डैश को E2 बाय I2 क्यों लिखा गया है, ये प्राइमरी इम्पिडेंस सीन बाय द सेकेंडरी साइड का क्या मतलब है, या सेकेंडरी इम्पिडेंस सीन बाय द प्राइमरी साइड का क्या मतलब है,
अभी लेक्चर क्लोज करने से पहले मैं वो ये चीज़ समझाना पसंद करूँगा। तो चलिए समझते हैं इम्पीडेंस सीन बाय का क्या मतलब है। तो उसके बाद Z2 डैश और Z1 डैश को E1 बाय I1 या E2 बाय I2 क्यों लिखा है वो समझेंगे। पहले समझते हैं इम्पीडेंस सीन बाय से क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहले इम्पीडेंस सीन बाय से क्या मतलब बनता है वो समझते हैं। देखिए इम्पीडेंस सीन बाय इस साइड से लेफ्ट साइड से देखते हैं कि इम्पीडेंस को अगर एक सर्किट के अंदर हम लेफ्ट साइड से देखें, इस नोड से देखें, यहाँ पे मान लेते हैं करंट आपकी फ्लो हो रही है I1 और ये आ गया आपका वोल्टेज V1। अगर मैं इस सर्किट का इम्पीडेंस सीन फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड देखूं तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या निकलेगी, सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दो नोड्स को कीजिए वेकेंट ओपन। ठीक है, ये आ गया आपका V1 I1। देन जो आपके रेस्ट ऑफ द वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको कीजिए शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्सेज को कीजिए ओपन सर्किट। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या नेटवर्क एनालिसिस सर्किट थ्योरी, जो भी आपके कॉलेज में उसको नाम दिया जाता था सब्जेक्ट को, उस तरह से इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे सर्किट का। ठीक है, अभी राइट नाउ हम करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड इम्पीडेंस कैलकुलेट। तो मैं थोड़ा आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। क्या बनेगी आपकी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस की वैल्यू, Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 4 पैरेलल में आपस में, यह आ जाएगा 2। और मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके नहीं दिखाऊंगा कि ये किस तरह से इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट हो रहा है, थोड़ा शॉर्टकट वे में कर लेंगे क्योंकि मशीन की क्लास है। तो 4 और 4 पैरेलल में है, उसका इक्विवेलेंट बन जाएगा 2 और ये इक्विवेलेंट सर्किट 2 इन सीरीज विद दिस 2 है तो ये बन जाएगा 4। ये आपका 2 और 2 ओम रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में बनेगा तो ये बन जाएगा 4 ओम और ये 4 ओम इज इन पैरेलल विद द 3 ओम तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, ये आ गया आपका 12/7 ओम। इम्पीडेंस सीन बाय द लेफ्ट साइड बन जाएगा 12/7। 6 ओम का कोई काम नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, ये ओपन सर्किटेड के अंदर आ जाएगा V1 और I1 का। हमारा जो इम्पीडेंस कैलकुलेट होगा वो बियॉन्ड दिस पॉइंट होएगा। ठीक है, तो ये आ गया Z1 की वैल्यू 12/7 व्हेन इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो हमारा सर्किट का, इसी सर्किट की वैल्यू आ रही है 12/7। अब देखते हैं इम्पीडेंस सीन फ्रॉम दिस साइड। इसी सर्किट का अब इम्पीडेंस अगर इस तरफ से कैलकुलेट करें फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द राइट हैंड साइड आपकी इसी इम्पीडेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस बार वो कैलकुलेट करते हैं। क्या करना है, इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द राइट साइड करें, इम्पीडेंस सीन बाय कह लीजिए या इम्पीडेंस सीन फ्रॉम कह लीजिए। इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द राइट हैंड साइड कर रहे हैं इस टाइम इस सर्किट में। तो देखिए इस बार आपकी इम्पीडेंस की वैल्यू क्या बनेगी, इसी सर्किट की इम्पीडेंस की वैल्यू क्या बनेगी व्हेन सीन फ्रॉम द राइट साइड। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले इस नोट्स को, इन दो नोट्स को खाली कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, 10 वोल्ट को हटा लेते हैं, इसको कीजिए यहाँ से गायब 10 वोल्ट को। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वोल्टेज सोर्सेज को कीजिए शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्सेज को कीजिए ओपन सर्किट टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो करंट सोर्स के हैंड वोल्टेज सोर्सेज हैं उन्हें कीजिए शॉर्ट सर्किट और अब कैलकुलेट कीजिए इसी सर्किट का इम्पीडेंस व्हेन सीन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे Z2 इक्वल टू, अगेन थोड़ा तेज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास नहीं है, मशीन की क्लास है, तो थोड़ा सा तेज कैलकुलेट करेंगे। 6 इंटू 3 603 पैरेलल में आपस में, तो इसका क्या बन जाएगा 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय 9 2 ओम। अगेन 2 और 2 ये सीरीज में है, ये बन जाएगा 603 का पैरेलल सर्किट सॉल्व करके 2 ओम। ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है तो 4 ओम। तो ये 4 ओम
और ये 4 ओम आपस में अगेन पैरेलल में है, तो क्या बन जाएगा आपका इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द राइट हैंड साइड इसी सर्किट का। इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड निकला 12/7 और इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द राइट हैंड साइड निकला 2 ओम। तो एक बात क्लियर होगी कि इम्पीडेंस सीन बाय फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट आ जाता है सर्किट का, ठीक है। तो उसी तरह से हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है आपस में ये दोनों वाइंडिंग्स, बट मैग्नेटिकली तो कनेक्ट है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, एनर्जी सारी की सारी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिकली कन्वर्जन हो रही है। यहाँ की एनर्जी की पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुई, फिर वो मैग्नेटिक एनर्जी पास होकर यहाँ पे वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं है, डायरेक्ट वायर्स तो नहीं, बट मैग्नेटिकली पाथ है। तो इम्पीडेंस सीन फ्रॉम दिस साइड अलग आएगा, और इसी सर्किट का एक सर्किट ही है, मैग्नेटिक सर्किट है तो सर्किट ही ना, बेसिक सर्किट ही है। थोड़ा सा बेसिक की थोड़ा सा एडवांस मान लेते हैं, बट है तो सर्किट ही। तो सर्किट सीन फ्रॉम द प्राइमरी साइड इम्पीडेंस अलग आएगा, ठीक है। और इसी सर्किट का इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द सेकेंडरी साइड इम्पीडेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ये बात तो क्लियर होगी, है ना। इम्पीडेंस की वैल्यू जहाँ से देखेंगे वहाँ से डिफरेंट आएगी। लेफ्ट साइड से देखेंगे प्राइमरी साइड से तो कुछ और आएगी, इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड कुछ और वैल्यू आएगी इसी ट्रांसफार्मर की, और इसी ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द सेकेंडरी साइड देखेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी इम्पीडेंस की। तो उसी तरह से हमने कैलकुलेट किया था Z2 डैश इक्वल टू E1 बाय I1, ठीक है। E1 बाय I1 इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय N1 बाय N2 का होल स्क्वायर। तो अब आपको ये क्लियर होगा E1 और यहाँ पे जो बन रही है करंट I1, ये पॉइंट, ये दो नोड्स, इस तरह से ये दो नोड्स इस साइड का इम्पीडेंस क्या फील कर पा रहे हैं, E1 और I1, Z2 डैश वो बन जाएगा आपका E1 और I1। इस साइड पे जो वोल्टेजेस बन रही हैं वो सर्किट की इस तरफ का इम्पीडेंस क्या फील कर पा रहे हैं, वो वैल्यू बन जाएगी आपकी ये सेकेंडरी इम्पीडेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड। E1 I1 क्या इम्पीडेंस देख रहे हैं, क्या इम्पीडेंस फील कर रहे हैं आपकी सेकेंडरी साइड का, दैट इज गिवन बाय द दिस इक्वेशन। सेकेंडरी का इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय दिस N1 बाय N2 का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस है दैट इज रेफर टू द प्राइमरी साइड, और यू में से सीन बाय द प्राइमरी साइड। E1 और I1 क्या देख रहे हैं, इम्पीडेंस आपका सेकेंडरी साइड का, उसकी वैल्यू इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो आई होप आई हैव क्लियर कि Z2 डैश इक्वल टू E1 बाय I1 क्यों है और इक्वल टू ये क्यों है।